नमस्कार साथियों। तो इस क्लास में आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार जीविका का जो एग्ज़ाम हुआ था 19 नवंबर 2025 का, उसका मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लाया है। और ये क्वेश्चन जो है उन बच्चों के लिए जिनका एग्ज़ाम आने वाला है उनके लिए बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि इसी पैटर्न पर आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाला है। और जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है अपना आंसर आज के इस क्लास में ज़रूर टेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना, कि आपने इसका आंसर क्या करा है। और साथ साथ में जैसा एग्ज़ाम आने वाला है ना, आप वीरपथ का एप्लीकेशन अभी जाकर डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, और वहाँ पर से आप लोग बिहार जीविका का टेस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें आपको 30 टेस्ट देखने के लिए मिल जाएगा, और ये 30 टेस्ट जो है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करिए और डेली कम से कम 2 टेस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना, 2 टेस्ट लगाइएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आज का, जो 14 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है 52 में, लेकिन अभी करंट के टाइम में 53 में भी बन चुके हैं मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना, इंडिया का। तो 52 में कौन थे ये आपसे पूछा गया है। तो 52 में मुख्य न्यायाधीश जो है ना, ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी जस्टिस BR गवई आपका आंसर है। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी आंसर चुन के लाया है ना और टिक लगाया है ना, तो आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और जिनका भी एग्ज़ाम आने वाला है, हो सकता है कि 53 में मुख्य न्यायाधीश कौन है कि आप एग्ज़ाम में आ जाएगा, तो उसको भी आप लोग नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 53 में जो है ना, ये आपका सूर्यकांत शर्मा है। सूर्यकांत शर्मा जो है ना, ये 53वें मुख्य न्यायाधीश हैं इंडिया के। तो याद कर लीजिएगा, सूर्यकांत शर्मा जो है ना 53 में हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन को लगाते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 2024 में 96वें अकादमी पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर किस फिल्म को दिया गया है। हो सकता है आप एग्जाम में पूछ दे कि सर्वश्रेष्ठ, अभी जो एग्जाम आने वाला है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है, या सर्वश्रेष्ठ अभिनेता या अभिनेत्री कौन सा है। तो हो सकता है कि तो मैं आपको सारा चीज़ बताऊँगा इसी क्लास में। और अभी एक बात और जान लीजिए कि अभी तो 96 के बारे में पूछा गया है, लेकिन 97वें ऑस्कर अवार्ड भी अनाउंस कर दिया गया है, तो उसको भी मैं बताऊंगा इस क्लास में। तो आप एक एक पॉइंट को मिस मत करिएगा, ठीक है ना। पहले इसका आंसर देख लीजिए। जिन बच्चों ने एग्जाम देकर आया है ना, उसका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी अगर आपने चुना है ना, तो आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओपेनहाइमर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगर मैं यही बात करूं कि सर्वश्रेष्ठ इसमें अभिनेता कौन था, यानी कि 96 के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है ना, 96 के बारे में, तो यहाँ पर नोट कर लीजिए। मैं यहाँ पर सबसे मैं पहले लिखवाता हूं कि इसका सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, ठीक है ना, अभिनेता के बारे में मैं बताऊँगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के बारे में, अभिनेत्री कौन है मैं वो बताऊँगा। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है, ठीक है ना, निर्देशक कौन है, आप यहाँ पर सारा चीज़ ये देख लीजिएगा। सबसे निर्देशक, अभिनेत्री और अभिनेता, ये आपके तीनों एग्जाम में हो सकता है कि पूछा जाएगा। ये तो मैं 96 के बारे में कह रहा हूँ। साथ साथ में अगर मैं 97 के बारे में बात करूँ, 97 में ये आपके एग्ज़ाम में आने का चांस पूरा है, इसलिए एक एक पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। 97 में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है वो कौन सा है, ठीक है ना, और अभिनेता कौन है जिनको ऑस्कर अवार्ड मिला है। अगर मैं बात करूं कि अभिनेत्री कौन है, ठीक है ना, अभिनेत्री कौन है, और निर्देशक कौन है, निर्देशक कौन है, तो आप सारे पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। मैं सारा चीज़ यहाँ पॉइंट में बताने वाला हूँ बारी बारी से। तो यहाँ पर देख लीजिए, 96वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो थे, ये थे आपके किलियन मर्फी। कौन, तो किलियन मर्फी आप लोग नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है ना। अभिनेत्री की बात करूं तो अभिनेत्री इसका है एम्मा स्टोन, ठीक है। और निर्देशक की बात करूं तो क्रिस्टोफर नोलन, जहाँ राइटिंग थोड़ा समझ लीजिएगा, यहाँ पर क्रिस्टोफर नोलन, ठीक है ना। अगर मैं 96-97 के बारे में बात करूं तो फिल्म जो है ना इसका अनोरा के लिए ये इसका बेस्ट फिल्म के लिए मिला है ऑस्कर अवार्ड। अगर अभिनेता के बात करूं तो अभिनेता जो है इसका एड्रियन ब्रॉडी, ठीक है ना, एड्रियन ब्रॉडी को मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का। और फिल्म कौन सा, अनोरा। और अभिनेत्री की बात करूं तो अभिनेत्री इसका दिया गया है मिक्की मेडिसन,
कौन सा? मिकी मेडिसन। मेडिसन आप याद कर लीजिएगा। और निर्देशक के बारे में बात करूं, निर्देशक इसका है सीन बेकर। सीन बेकर जो फिल्म अनोरा के लिए मिला था। तो यहाँ पर सभी पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो एक एक क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर एक एक पॉइंट को हो सकता है आप एग्जाम में ये पूछा जाएगा। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है इसका, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है खेल प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है, यानी खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर अगर सी आपने चुना है तो आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर जिसका एग्ज़ाम आने वाला है, आप नोट कर लीजिए कि इसका जो स्थापना कब हुआ था। किसका स्थापना यानी कि द्रोणाचार्य पुरस्कार का स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना जो हुआ था ये साल 1985 में हुआ था। कब हुआ था? 1985 में हुआ था। एक पॉइंट और नोट कर लीजिए इसमें, ठीक है। इसका जो खेल दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है ना, खेल दिवस कब मनाया जाता है ये आप लोग नोट कर लीजिए। पता नहीं है तो नोट कर लीजिएगा, पता है तो बहुत बढ़िया बात है। ये 29 अगस्त को हर साल दिया जाता है, खेल दिवस मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है, किसके याद में मनाया जाता है? तो हॉकी के जो जादूगर थे मेजर ध्यानचंद, उनके जयंती पर मनाया जाता है खेल दिवस 29 अगस्त। तो सारे पॉइंट को नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में है कि 1928 में लाला लाजपत राय ने किस आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था? जिनमें उन्हें जो विरोध प्रदर्शन में लाठीचार्ज किया गया था, जो स्कॉट ने ऑर्डर दिया था लाठीचार्ज करने का, उन्हीं में ये उनको बहुत ज़्यादा उनको चोट लगा था, ठीक है ना। उन्हीं के कुछ दिन के बाद उनका मृत्यु भी हो गया। ये कब की बात है? तो साल 1928 की बात है। और ये किस आयोग के खिलाफ किया था? तो ये आपका आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन के खिलाफ। ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर अगर आपने चुन कर आया है तो बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। आगे दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ था? इस क्वेश्चन के लिए मैंने कई बार बताया है कि इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा। मैंने बहुत डिटेल में बताया है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि अभी हो सकता है कि आपके एग्जाम में इसमें से रिलेटेड और भी क्वेश्चन बन रहे हैं, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो कुछ पॉइंट मैं बता रहा हूं, अगर नहीं तो मेरे पिछले क्लास को आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। और नहीं तो आप वीरपथ का एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से जाकर टेस्ट लगाइए, सारा ये क्वेश्चन मैंने उसमें डाल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी 1885 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर करेक्ट है यहाँ पर है। अब इसका स्थापना जो है कब हुआ था? तो इसका स्थापना तो समझ गए। तो इसका स्थापना साथ में ये नोट कर लीजिए कि इसके संस्थापक कौन थे, स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे। तो ये थे आपके ए.ओ. ह्यूम थे, ठीक है ना, ए.ओ. ह्यूम थे। और ये कहाँ स्थापना हुआ था? तो ये बॉम्बे में इसका स्थापना किया गया था। कब कहाँ किया था? बॉम्बे में किया गया था। अभी के टाइम में इसको मुंबई कहा जाता है, ठीक है ना। और इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था ये भी नोट कर लीजिएगा। पहला अधिवेशन ये भी आप एग्ज़ाम में पूछा जाता है। पहला अधिवेशन जो इसका हुआ था ये हुआ था आपका मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में। अब मुंबई यानी कि पहले इसको बॉम्बे कहा जाता था, अब इसको मुंबई कहा जाता है। और इनका जो अध्यक्ष था ना, इनका जो अध्यक्ष था, पहला अध्यक्ष, ये आप एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। बहुत सबसे अच्छा पॉइंट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसका जो पहला अध्यक्ष था ये था W.C. बनर्जी। कौन थे? W.C. बनर्जी, ठीक है ना, यानी कि वोमेश चंद्र बनर्जी इनके पहले अध्यक्ष थे, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, ठीक है ना। इसमें जो आपका है कि जो इसमें जो एक बार कांग्रेस का विभाजन हुआ था वो कब हुआ था? तो 1907 में। कब हुआ था? 1907 में, जिसे कि सूरत स्प्लिट यानी कि सूरत विभाजन के नाम से जानते हैं। वहाँ पर उसका अधिवेशन हुआ था जिसमें कि दो दल में बढ़ गया था। ये कांग्रेस जो है ना दो भाग में बढ़ गया था, नरमपंथियों के और गर्मपंथी, यानी कि नरम दल और गर्म दल में बढ़ गया था, ठीक है ना। उतना डीप में नहीं जाना आपको, लेकिन आप नोट कर लीजिए कि 1907 में इनका जो अधिवेशन हुआ था ना उसमें कांग्रेस दो भागों में बढ़ गया था। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि ये पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, हो सकता है। तो एक एक पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है ना ये आपका जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ पर है? ये जेनेवा जो आपका है स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड में है,
ठीक है ना। और इसका जो स्थापना कब हुआ था ये भी नोट कर लीजिए, इसका स्थापना हुआ था 1995 में स्थापना हुआ था। ये कब, तो 1 जनवरी को ही, 1 जनवरी 1995 को इसका स्थापना हुआ था विश्व व्यापार संगठन का। ऑप्शन नंबर इसका जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अब एक पॉइंट और नोट कर लीजिए यहाँ पर आपके, अगर मैं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में मैं चला गया तो एक याद कर लीजिए कि IMF के बारे में। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका जो आपका मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा वाशिंगटन DC में। कहाँ पर है, वाशिंगटन DC में इसका कहाँ है, मुख्यालय है IMF का, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है ना। आप लोग नोट कर लीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ। और साथ में अगर मैं वाशिंगटन DC की बात करता हूँ ना, तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक, देखिए वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, वर्ल्ड बैंक का भी मुख्यालय कहाँ पर है, तो वाशिंगटन DC में ही है, ठीक है ना। तो IMF और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, वाशिंगटन DC में है। अगर मैं एक पॉइंट और मैं लिखवा दूँ आपको, ठीक है, जिसका एग्जाम आने वाला है, ठीक है ना, FAO यानी खाद्य और कृषि विभाग यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उनका जो मुख्यालय है ये आपका रोम में है। कहाँ पर है, यानी कि FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, अब याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके लिए सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जितना पॉइंट इंपॉर्टेंट है मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ ताकि अगले एग्जाम में आप लोग अच्छा से करके आ पाएँ। अगला क्वेश्चन है कि आनामुडी पर्वत निम्नलिखित में से किस राज्य में है। आनामुडी पर्वत, तो आनामुडी पर्वत जो है ना ये आपका केरल राज्य में है। कहाँ पर है, तो केरल राज्य में है। अब केरल के बारे में, केरल का CM कौन है, गवर्नर कौन है, ठीक है ना, ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसका कैपिटल कौन सा है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 8 है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका क्वेश्चन है आपका है, ठीक है ना। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। हो सकता है कि आपका जालियांवाला ना पूछकर, हो सकता है कि आपको रॉलेट एक्ट के बारे में पूछ दे, ठीक है ना, चौरी चौरा कांड के बारे में पूछ दे, ठीक है ना। तो यहाँ पर सारी पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और मैं कोशिश करूँगा कि इसको सर्च भी कर लीजिएगा। चलिए मैं इसको अब बताने की कोशिश करता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर C। अगर आपने ऑप्शन नंबर C करके आया है ना, 13 अप्रैल 1919, तो आपका बिल्कुल आंसर करेक्ट है। और ये सारे क्वेश्चन मैंने क्लास में करवा दिया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने मेरा सारा क्लास देखा होगा ना, तो आपको ये क्वेश्चन जरूर आ गया होगा। अगर पहले नहीं पता होगा तो बात बाकी, ये तो आपका कॉमन सा चीज़ है। और ये 13 अप्रैल को आपका हुआ था 1919 में। और ये दिन जो था ना आपका बैसाखी का दिन था। कौन सा, बैसाखी का दिन था। और ये जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ना बैसाखी के दिन, ये आपस में लोग जो रॉलेट एक्ट के विरोध में जो जमा हुए थे ना, एक जगह एकत्रित हुए थे, ठीक है ना। उसी पर जनरल डायर ने आदेश दे दिया कि वहाँ पर उसको जाकर जालियांवाला बाग एक पार्क था वहाँ पर, और उसका निकलने का एक ही गेट था, वहाँ बता दिया यहाँ पर फायर करने के लिए। इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, ठीक है ना। और ये उसी जो जालियांवाला बाग हत्याकांड था ना, तो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में याद कर लीजिए। उनको जो एक अवार्ड मिला था, एक आपका उपाधि मिला था नाइटहुड का उपाधि मिला था ना, उन्होंने त्याग दिया था जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, ठीक है ना, उन्होंने नाइटहुड का। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा एग्जाम आ जाएगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में नाइटहुड का उपाधि वापस करने वाला व्यक्ति कौन था, तो रविंद्रनाथ टैगोर था। और ये कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और किसने आदेश दिया था गोली चलाने का, तो आदेश दिया था जनरल डायर ने। किसने दिया था, तो जनरल डायर ने दिया था। ये भी आप एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पंकज उदास को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार दिया गया है। पंकज उदास को कौन सा अवार्ड मिला है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में पद्म भूषण मिला है। क्या है, पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। और ये अवार्ड लेने वाले व्यक्ति कौन थे, उनके जो पत्नी थे ना, उनके पत्नी को दिया गया है ये अवार्ड। उनका पत्नी का नाम क्या है, फरीदा उदास। क्या है, फरीदा उदास उनके पत्नी है, उनको दिया गया है। यानी पंकज उदास के मरणोपरांत के बाद पद्म भूषण, ठीक है ना, 2025 में दिया गया है। ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन आपका है, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि 1908 में खुदीराम बोस ने के साथ मिलकर एक गाड़ी पर बम फेंका
और यह विश्वास करते हुए कि यह गाड़ी मुजफ्फरपुर के तत्कालीन न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की है। यानी कि किसके साथ मिलकर, खुदीराम बोस ने किसके साथ मिलकर ये कांड किया था, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रफुल्ल चाकी के साथ मिलकर। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाता है। मैं कह सकता हूँ कि ये तो थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा डीप क्वेश्चन है। तो आप एग्जाम में इतना भी डीप सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे, कोई कोई क्वेश्चन हो सकता है कि आपका डीप चला जाए। आगे है कि फरवरी 2023 में वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी वैसोलिटी द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले चैट जीपीटी संचालित एआई चैटबॉट का नाम क्या है। तो इसका नाम है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लेक्सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। एक तरह से ये भी आपका क्वेश्चन जो है ना करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है बिहार जीविका के लिए। तो बिहार जीविका में आपके एग्जाम में करंट अफेयर भी आएंगे, कम से कम 7 क्वेश्चन आपके, 5 से 7 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के आ जाएंगे। तो इतना तो आप कम से कम मान के चलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि अगस्त 2025 में इसरो ने हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन एनालॉग मिशन का उद्घाटन किया था। यह मिशन स्थापित किया गया था कहाँ पर, यह मिशन कहाँ पर स्थापित किया गया था। ये मिशन स्थापित किया गया था लद्दाख में। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर है। देखिए ये भी आपका क्वेश्चन जो है ना करंट अफेयर से भी क्वेश्चन है आपके बिहार जीविका के एग्जाम के लिए, करंट अफेयर का क्वेश्चन। करंट अफेयर पर भी आप लोग फोकस करिएगा, ठीक है ना। और बोलिएगा तो मैं करंट अफेयर का एक मैं मैराथन क्लास मैं ला दूंगा स्पेशली। अभी तक मैं नहीं लाया हूँ मैराथन क्लास, लेकिन हो सकता है कि मैं ला दूँ। आगे है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था। तो ये हुआ था 1602 ईस्वी में। अब देखिए आप एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसा भी आ जाएगा कि आपको दिमाग खराब करने वाली बात होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर उतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। आगे आ जाइए कि ग्रामीण भारत में महिलाओं के वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए 2025 में शुरू की गई IEPFA का पहला नाम क्या है, पहल का नाम क्या है, यानी कि IEPFA का नाम क्या है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निवेशक दीदी चरण 2। क्या है, निवेशक दीदी चरण 2। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर है। आगे है कि भारत में मनरेगा कब लागू किया गया था। ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया था आप लोगों के लिए। मनरेगा जो लागू किया गया था ये 2006 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। आगे है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अधिकतम कितनी राशि ऋण लिया जा सकता है। देखिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में स्टार्ट किया गया था, तो इसमें अधिक से अधिक कितनी राशि आपको ऋण मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको इसमें 3 कैटेगरी में इनको दिया जाता है। तो पहला जो कैटेगरी होता है वो शिशु, इनमें जो ऋण की राशि है अलग है। दूसरा जो ऋण की राशि है इसी में, ठीक है, मुद्रा योजना में, वो किशोर। और तीसरा आपका है तरुण। तो तरुण में सबसे अधिक यानी कि 5 से 10 लाख तक के लिए, कहाँ से 5 से 10 लाख तक के लिए, यानी कि सबसे अधिक कितने मिल सकता है यहाँ पर 10 लाख तक का मिल सकता है। अगर शिशु के बारे में बात करूँ, ऐसा एग्जाम में आपका हो सकता है ये 50,000 तक की राशि आपको शिशु में दिया जाता है। किशोर में दिया जाता है 50,000 से लेकर 5 लाख तक। कहाँ से 50,000 से लेकर 5 लाख तक के लिए इसमें एलिजिबल होता है। और तरुण में 5 लाख से लेकर 10 लाख तक ऋण दिया जाता है। आगे देख लीजिए साहित्य अकादमी मुख्यालय कहाँ है। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है। तो साहित्य अकादमी का मुख्यालय जो है ना ये आपका नई दिल्ली में है। और साहित्य के क्षेत्र में सबसे जो दिया जाने वाला पुरस्कार है वो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ये नोट कर लीजिएगा, क्या है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये आपका साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो ये भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि अन्य उपलब्ध विकल्पों में तुलना में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी मेमोरी इकाई है। ये आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन है। कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आप एग्जाम में आता है। और 10 का 10 क्वेश्चन बनाने के लिए मैंने बता दिया था कि आप मेरे क्लास को देखिए, साथ में आप लोग वीरपथ पर जो आपका एक नोटबुक दिया गया है ना कंप्यूटर के लिए, उसको करके जाइएगा आप लोग। कम से कम 10 में से 7 से 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन आपके बना के आ जाएंगे आप लोग। चलिए
वीरपद का एप्लीकेशन तो अभी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से जाकर आप लोग टेस्ट ज्वाइन करके, और कंप्यूटर का भी आप लेना चाहते तो वहाँ मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर आपका दिया गया है सबसे छोटा इकाई है ना, सबसे बड़ी इकाई पूछा जा रहा है। सबसे बड़ा इकाई जो है ना टेराबाइट है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेराबाइट जो होता है ना, टीबी जो होता है, टेराबाइट को टीबी भी कहा जाता है। ये 1024 जीबी का 1 टेराबाइट होता है। कितना होता है? 1 टेराबाइट होता है। और 1024 एमबी का क्या होता है? 1 जीबी होता है। क्या होता है? 1 जीबी होता है, ठीक है ना। और 1024 केबी का क्या होता है? 1 एमबी होता है। तो सभी पॉइंट को नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो सबसे जो आपका बड़ा होता है ना, ये आपका होता है टेराबाइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर है जो इंटरनेट पर एक वेबसाइट को होस्ट करता है? तो ये होता है आपका वेब सर्वर होता है। क्या होता है? वेब सर्वर होता है जो वेबसाइट को होस्ट करने वाला। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है यहाँ पर। अगला है, जब हम ब्लूटूथ के माध्यम से कुछ तस्वीरें स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफ़र करने के लिए 2 स्मार्टफोन को जोड़ते हैं तो हम किस नेटवर्क का उपयोग करते हैं? कौन से नेटवर्क का हम लोग उपयोग करते हैं जब 2 मोबाइल जो है ना, 2 फ़ोन जो आपस में कनेक्ट होता है तो? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा PAN हो जाएगा, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या हो जाएगा? पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए बी जो है करेक्ट इसका आंसर हो जाता है। आगे दिया गया है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम में डिवाइस ड्राइवर का क्या कार्य है? तो डिवाइस ड्राइवर का क्या काम होता है? तो डिवाइस ड्राइवर का काम होता है OS और हार्डवेयर के बीच संचार प्रबंधन करना। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर आपस में क्या करता है? इसमें कम्युनिकेट करने में कौन हेल्प करता है? तो डिवाइस ड्राइवर। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर इसका हो जाता है। अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए कि आपने क्या लगाया है यहाँ पर। यहाँ पर आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट ब्राउज़र है? यानी ब्राउज़र कौन सा इसमें से है? तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें से ऑप्शन में से ओपेरा जो है ना, अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुन के आया है ना ओपेरा, तो आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अब आगे आ जाइए, उस साइबर खतरे के प्रकार को पहचान करें जो फ़ोन या टैबलेट जैसे डिवाइस पर मैलवेयर इंस्टॉल कर देता है जो उपयोगी सॉफ्टवेयर के प्रतीत होता है। ठीक है, ये कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? यानी जिसमें हम लोग हैक करा जा सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसका होता है ट्रोजन हॉर्स को। किसको? ट्रोजन हॉर्स को इंस्टॉल कर दिया जाता है। ये मैलवेयर सॉफ्टवेयर होता है, इसकी फ़ोन या फिर टैबलेट हैक किया जा सकता है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 24 का आपका आंसर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। जिन बच्चों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी चुना है बिल्कुल इसका आंसर करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में भी देखते हैं, कंप्यूटर का ही क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर हमें दस्तावेज बनाने, संपादित यानी कि एडिट करने पर, मुद्रित यानी कि प्रिंट करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग में सक्षम बनाता है? कौन सी सॉफ्टवेयर से हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ठीक है, एडिट करते हैं या फिर प्रिंट करते हैं? तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर में, ऑप्शन नंबर आपका ए है ना, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। यानी कि इसमें हम लोग क्या करते हैं? कोई भी दस्तावेज को क्रिएट करते हैं, एडिट करते हैं या प्रिंट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए जो है ना करेक्ट आंसर हो जाता है। अब यहाँ एक क्वेश्चन और देख लीजिए यहाँ पर कि विंडोज़ के साथ कंप्यूटिंग के लिए डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने का शॉर्टकट कुंजी क्या है? डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने का जो आपका शॉर्टकट होता है वो होता है Ctrl+P होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाता है। अभी मैंने जितना क्वेश्चन हमारा जीके और आपका सब्जेक्ट नॉलेज और कंप्यूटर में जितना है मैंने वो करवाया है, और आप लोग बोलेंगे तो मैं मैथ और रीजनिंग का भी मैं आपको लाऊंगा, लेकिन आपको यहाँ पर लाइक और सब्सक्राइब सभी को करना है। और अगर जिसका भी एग्जाम है, मैं फिर से कहता हूँ कि वीरपद का एप्लीकेशन जाकर डाउनलोड करके वहाँ से टेस्ट को जरूर ज्वाइन करिए, और कम से कम 2 टेस्ट अभी से आप लोग डेली लगाइए, ठीक है ना। और भी जो क्वेरी है आप मुझे कमेंट करके पूछिएगा, अगला क्लास आपके सामने मैं जल्दी लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। आप सभी से एक बार जय हिंद,